नमस्कार, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं मध्य भारत और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि राज्य की नई निवेश नीति देश में सर्वश्रेष्ठ है और सरकार उद्योगपतियों को इकाइयां स्थापित करने के लिए हर संभव मदद देगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश असीम संभावनाओं वाला राज्य है और देश में इसका केंद्रीय स्थान इसे और भी विशेष बनाता है। मुख्यमंत्री ने 1100 से अधिक सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम इकाइयों को कुल 450 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रोत्साहन राशि देने के लिए आयोजित कार्यक्रम में ये बात कही। एमएसएमई और सूक्ष्म लघु उद्योग के सभी प्रकार की हमारी देनदारी के लिए, खासकर उद्यमियों से जो हमारे कमिटमेंट है, उसका लगभग 454 करोड़ रुपए की राशि आज डीपीटी के माध्यम से सीधे सीधे उद्योगपतियों के खाते में हमने डाली। हमारी सरकार वचनबद्धता के आधार पर प्रत्येक लिए गए निर्णय के कमिटमेंट के लिए तत्पर है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारा बैकलॉग हमने खत्म किया है और बहुत जल्दी पूरा का पूरा करेंगे। लेकिन अभी तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के जो सकारात्मक माहौल बना हुआ है, ऐसे में हम हमारे साथ जो पुराने समय से जो उद्यमी ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनसे भी मुलाकात कर रहे हैं और उनको भी प्रेरित कर रहे हैं कि वो अपना वर्तमान का उद्योग को चलाए, लेकिन नया उद्योग भी लगाए, नए प्रकार से काम करे। सरकार सब प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है और खासकर भोपाल वासियों को, तो भोपाल वासियों के लिए तो आप मेरी अपेक्षा है कि देश और दुनिया के बड़े बड़े अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं। ऐसे में भोपाल और मध्य प्रदेश के गौरव के लिए ये आयोजन हमारी गरिमा बढ़ाने वाला है। हम सब अपनी इसी प्रकार की भूमिका रखें। मेरी अपनी ओर से सबका आभार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मिंटो हॉल का निरीक्षण किया है और जीआईएस को लेकर कहा कि कल मध्य प्रदेश के इतिहास का एक नया दिन होगा। उन्होंने बताया कि संगठन के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री मोदी संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि पुरानी विधानसभा का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है और हम सभी बेसब्री से प्रधानमंत्री से मुलाकात का इंतजार कर रहे हैं। इसके अलावा सीएम ने कहा कि उम्मीद करेंगे कि प्रधानमंत्री का दौरा ऐतिहासिक रहेगा और भोपाल में उनका स्वागत शानदार तरीके से किया जाएगा। इसके साथ ही जीआईएस का उद्घाटन परसों होगा और हम तैयारियां कर रहे हैं ताकि प्रधानमंत्री को मीठी स्मृति के साथ विदा किया जा सके। कल मध्य प्रदेश का इतिहास का एक नया दिन रहेगा। अब स्मरणीय दिन बनाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जब पधार रहे हैं तो मैं हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, हमारे संगठन प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, माननीय संगठन महामंत्री और अन्य प्रमुख कार्यकर्ताओं के साथ हम ये कल के होने वाले कार्यक्रम के स्थल पे देखने आए और खास करके पुरानी विधानसभा का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के साथ सभी कल मंत्री, विधायक, सांसद सब लोगों के साथ कल माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मुलाकात होने वाली है, हम सब उसका बेसब्री से इंतजार भी कर रहे हैं और वो बेहतर से बेहतर हो, अच्छी से अच्छी व्यवस्था हो, इसकी हम चाक-चौबंद व्यवस्था भी कर रहे हैं। मेरी अपनी ओर से कल पधारने वाले यशस्वी प्रधानमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और कल जैसा कि जानकारी है, कल की रात भोपाल रह करके वो परसों हमारे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करके यहाँ से प्रस्थान करेंगे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जिस प्रकार से उनका दौरा बन के आया, उससे अच्छी व्यवस्थाओं के साथ हम उनको यहाँ की मीठी स्मृति, अच्छी स्मृति लेकर जाए, इसके व्यवस्थाओं में लगे हैं। और भोपाल अपना आतिथ्य सत्कार के कारण जाना जाता है, मध्य प्रदेश से उनका वैसे भी लगाव है और स्वर्गीय कुशाभाऊ ठाकरे जी का उनका अपना काम का अनुभव भी है। ठाकरे जी की कार्य पद्धति के बलबूते पर मोदी जी सदैव ठाकरे जी को विशेष प्रकार से स्मरण करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरा कार्यक्रम में आप सबका सहयोग मिलेगा और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पूरी व्यवस्था में सहयोग कर रही है। उम्मीद करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा मध्य प्रदेश की विकास और प्रगति के लिए ऐतिहासिक रहे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कल का दिन ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी हमारे बीच पधार रहे हैं। बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के बाद भोपाल आने वाले हैं। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हम यहां व्यवस्था देखने आए हैं। परसों हमारा घोषित कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है। दोनों के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। ऐतिहासिक है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच 23 तारीख को मध्य प्रदेश की धरती पर पधार रहे हैं और बागेश्वर धाम के कार्यक्रम के बाद यहाँ भोपाल आने वाले हैं। मेरे ठीक से याद नहीं, लेकिन मानकर चलता हूँ कि बहुत लंबे समय बाद शायद प्रधानमंत्री जी हमारे यहाँ भोपाल रुक रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य है और भोपाल का आतिथ्य ये वैसे अलग प्रकार का है। भोपाल की खूबसूरती मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, संगठन की ओर से माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, हम लोग यहाँ पर व्यवस्था देखने आ रहे हैं।
और उम्मीद कर रहे हैं हमारे प्रभारी जी यहाँ डॉक्टर नेहल सिंह जो सबके मार्गदर्शन में जो बेहतर से बेहतर हो सकता है। अपनी यहाँ की न्यूट्रिश नीति लेकर के प्रधानमंत्री यहाँ हमारे सभी माननीय सांसद विधायक उनके प्रभारियों के साथ चर्चा करेंगे और परसों जैसा कि घोषित कार्यक्रम हमारा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का, दोनों कार्यक्रम के लिए पूरी तैयारी से। मराठी साहित्य सम्मेलन 2025 पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश की प्रगति और उन्नति में हमेशा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में जा रहे हैं, बहुत सौभाग्य की बात है। इससे अनेक भाषाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। की नींव रखी जो देश में प्रगति के लिए आगे काम कर रही है। इसी कार्यक्रम और इसी संस्था के कार्यक्रम में मैं स्वयं उपस्थित था और मराठी साहित्य का बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे देश के उन्नति और प्रगति में सदैव रहा है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि बड़े सौभाग्य की बात है और वैसे ही भारतीय संस्कृति और साहित्य अनेक अनेक भाषा अनेक देश के कोने के राज्यों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानदी भवन में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण नीतिगत फैसलों पर चर्चा हुई। वहीं सरकार की विभिन्न योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। कि जो आज हालात हैं, कांग्रेस के नेताओं की जो स्थिति है, जब जनता में जनाधार ही समाप्त हो गया है, जनता में विश्वसनीयता भी समाप्त हो गया है और बार बार ये बात साबित होते रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी है, एक परिवार के हितों की संरक्षण करने वाली पार्टी है और इसलिए यहाँ किसी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी भूमिका है वो एक परिवार की है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस का जनता में जनाधार और विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। कांग्रेस एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के हितों का संरक्षण करने वाली पार्टी है। यहाँ किसी की कोई भूमिका नहीं है, जो भूमिका है वो एक परिवार की है। हालात हैं, कांग्रेस के नेताओं की जो स्थिति है, जब जनता में जनाधार ही समाप्त हो गया है, जनता में विश्वसनीयता भी समाप्त हो गया है और बार बार ये बात साबित होते रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार के इर्द गिर्द चलने वाली पार्टी है, एक परिवार के हितों की संरक्षण करने वाली पार्टी है और इसलिए यहाँ किसी की कोई भूमिका नहीं है। जो भी भूमिका है वो एक परिवार की है। अगली खबर छत्तीसगढ़ के मुंगेली से है, जहां राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार और कलेक्टर राहुल देव के मार्गदर्शन में 23 फरवरी को होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दलों को आज मंगल भवन पथरिया में सामग्री वितरित की गई। पथरिया जनपद पंचायत क्षेत्र में 96 ग्राम पंचायतों के लिए 297 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और 356 मतदान दल तैनात किए गए हैं। इस चुनाव में कुल 1,38,709 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 70,162 पुरुष, वहीं 68,542 महिला और 5 तृतीय लिंग मतदाता शामिल हैं। जिला पंचायत की 3 सीटों के लिए 20, जनपद सदस्य की 25 सीटों के लिए 129, सरपंच की 92 सीटों के लिए 443 और पंच की 881 सीटों के लिए 2,107 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तृतीय चरण के लिए मतदान दलों को रवाना किया गया है। वहीं कोंडागांव जिले के केशकाल और बड़े राजपुर विकासखंड में 23 फरवरी को मतदान होना है, जहां कुल 275 पोलिंग बूथ तैयार किए गए हैं। इस चरण में 4 जिला पंचायत सदस्य, 34 जनपद सदस्य, 108 सरपंच और 709 पंच पदों के लिए चुनाव हो रहा है। 1,28,643 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। वहीं मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियों के साथ पुलिस जवानों को भी रवाना किया जा रहा है। जगदलपुर नगर निगम में पूर्व महापौर सफीरा साहू पर महापौर निधि में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर कांग्रेस संगठन लगातार विरोध करता आ रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने कोर्ट में याचिका भी दायर की थी, जिस पर अब कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। दरअसल अंबेडकर वार्ड में महापौर निधि से लाखों रुपए खर्च कर सामुदायिक भवन और अतिरिक्त कक्ष बनाए गए थे, लेकिन कांग्रेस ने इनके निर्माण पर सवाल उठाए थे। शिकायत के बावजूद कोई जांच न होने पर मामला 26 नवंबर को कोर्ट में पहुंचा। अब कोर्ट ने आदेश दिया है कि 17 मार्च को निगम के वरिष्ठ अधिकारी
अधिकारी सभी दस्तावेजों के साथ अदालत में पेश होंगे। वहीं कांग्रेस ने इसे अपनी जीत बताया है। अब सभी की नजरें 17 मार्च की सुनवाई पर टिकी है। हमारे द्वारा जो है पूर्व महापौर श्रीमती सफीरा साहू के खिलाफ जो है एक 26 नवंबर की डेट पे एक परिवाद प्रस्तुत किया गया था मेरे क्लाइंट राजेश राय के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली। उस पे 19/2/2025 को ऑनरेबल कोर्ट ने हमारे परिवाद पे हमारे एप्लीकेशन पे संज्ञान लेते हुए महापौर जो है उनको लोक सेवक की कैटेगरी में माना है और लोक सेवक की कैटेगरी में मानते हुए उनके अगेंस्ट जो भी हमने कंप्लेंट फाइल की है, जो भी उसके फैक्ट्स हैं और उससे रिलेटेड जो एलिगेशंस हैं और जो उससे रिलेटेड मटेरियल्स हैं, उससे संबंधित सारी रिपोर्ट निगम के सीनियर ऑफिसर को 17/3/2025 को ऑनरेबल कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने को कहा है। इसके बाद आगे की प्रोसीडिंग होगी। कौन से वाले भ्रष्टाचार की बात? ये अंबेडकर वार्ड में जो सामुदायिक भवन और एक अतिरिक्त कक्ष से रिलेटेड मामला है, उससे रिलेटेड करेंगे। हमने महापौर सफीरा साहू के निधि को लेकर जो भ्रष्टाचार किया था उन्होंने, उस पर अंबेडकर वार्ड में जो हुए भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक परिवाद दायर 26/11 को 2024 को हमने दायर किया था, जिसे लेकर माननीय न्यायालय ने 19 फरवरी 2025 को उन्होंने एक आदेश निकाला है जिसमें यह दर्शाया है कि महापौर सफीरा साहू एक लोक सेवक है और उनके वरिष्ठ अधिकारी को उन्होंने एक प्रारूप तैयार कर एक तथ्यों के साथ उन्हें पेश होने के लिए 17 मार्च को उनको अपने आगे बढ़ेंगे। बस्तर पुलिस ने जगदलपुर में कई हाई प्रोफाइल मामलों को सीसीटीवी कैमरे की मदद से सुलझाया है। शहर के सार्वजनिक स्थानों और चौक चौराहों पर लगे सैकड़ों कैमरे बस्तर पुलिस हाईटेक भी बना रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रखरखाव नहीं होने से सीसीटीवी कैमरे खराब हो गए हैं। पुलिस को चुस्त रखने वाले सीसीटीवी कैमरे का रखरखाव का काम बेहद सुस्त तरीके से हो रहा है। ऐसे में शहर की निगरानी करने में पुलिस को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बस्तर एसपी ने भी ये माना है कि रखरखाव में कमी के चलते ही शहर एक महत्वपूर्ण जगहों के सीसीटीवी कैमरे अब बंद पड़े हुए हैं। एसपी ने बंद पड़े कैमरों को जल्द चालू कर लेने की बात कही और उनका कहना है कि सीसीटीवी की मदद से पुलिस ने कई मामलों को सुलझाया है। शहर में कुछ 2-3 साल पहले एक बड़ा प्रोजेक्ट लेकर के लगभग 150 कैमरे लगाए गए थे अलग अलग चौक चौराहों पर, और इनमें से क्योंकि बीच बीच में कुछ कैमरे ख़राब होते रहते हैं, कहीं मरम्मत का कार्य चलता है, कहीं पे ऑप्टिकल फाइबर में कोई डिस्टर्बेंस हो जाता है। लगातार जैसे इस टाइप के जो भी कैमरे हैं, जो जहाँ जहाँ ख़राब होने की शिकायत आती है उनको हम लोग प्रयास करते हैं जल्द से रिपेयर कराया जाए। और इसके अलावा भी हम लोगों ने शहर में और भी जगह चिन्हांकित की हैं जहाँ पे सीसीटीवी कैमरे की आवश्यकता है। इस संबंध में ज़िला प्रशासन से समन्वय बना करके कुछ फंड हम लोगों ने अलॉट कराने का प्लान किया है, और फंड अलॉट होने के पश्चात जो सीसीटीवी का कवरेज है वो पूरे क्षेत्र में और ज़्यादा बढ़ाया जाएगा, और इससे हम लोगों को पहले भी काफ़ी सफलता मिलती रही है। हमें उम्मीद है कि थोड़ा प्रिवेंटिव पुलिसिंग में भी हम लोग को हेल्प करेगा। इसके अलावा भी मैं नागरिकों से भी अपील करूंगा, जो बड़े बड़े रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ हैं, जो कमर्शियल एरियाज़ हैं, उनसे भी लोगों से अपील करूंगा कि आप अपने अपने घर में, अपने अपने कॉलोनी में कम से कम कुछ सीसीटीवी कैमरे लगवा लें, ताकि जो भी कोई घटना अगर होती है तो उससे उसके इन्वेस्टिगेशन में भी हमको हेल्प मिल सके, और घटना होने से पहले भी अगर कोई संदिग्ध व्यक्ति सीसीटीवी की निगाह में आते हैं तो उनको भी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में सील ओपन कास्ट अमेरा खदान में कोयले की भारी कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद प्रबंधन ने हजारों टन कोयले की नीलामी कर दी। उपभोक्ताओं का आरोप है कि कोयला ना होने के बाद भी जबरन डिलीवरी ऑर्डर थमा दिया गया और G6 कोयले के नाम पर मिक्स कोयला दिया जा रहा था। स्थिति यह है कि आधा दर्जन उपभोक्ता कोयले के लिए खदान के चक्कर लगा रहे हैं, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं ACCL प्रबंधन ने अब अपनी गलती मान ली है और कोयले की कमी को देखते हुए उपभोक्ताओं को पैसा लौटाने की बात कही है, लेकिन इस पूरे मामले ने अमेरा खदान प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर कई सवाल खड़े कर दिए। कोई शॉर्टेज नहीं है, स्टॉक G8 का 0 है और इसका थोड़ा बहुत है जो स्टॉक वो जा रहा है रोड से। डीओ ज्यादा कट गए हैं इसलिए हो रही, बाकी शॉर्टेज कुछ नहीं। वो उनका जिनका कोयला नहीं दे पाएंगे नियमतः उनका पैसा वापस किया देगी कंपनी। ये मेरा OCM ACCL प्रबंधक ने लगभग 50,000 टन का ऑक्शन कर दिए थे, और लगभग 15 से 20,000 लिंकेज का कोयला रहता है इनके पास। लगभग 60,000 से 65,000 कोयला इनके पास देना है। तो ये इन्होंने 1.5 माह पूर्व ऑक्शन जब किए थे,
और आज की स्थिति में अभी तक कोयला नहीं दे पाए हैं। जो डी होल्डरों को, जो उपभोक्ता को जो कोयला चाहिए था जितना भी, अभी तक नहीं दे पाए। अभी की भी कम से कम 30 से 35 हजार टन कोयला देना है लोगों को, जिसमें 20 हजार टन मेरा खुद का है जो मेरे को उठाना है। तो 5-6 पार्टियां हैं। कितना नुकसान हो रहा है आप लोगों को? भाई मैं अपनी बात नुकसान बता सकता हूँ कि लगभग 2 करोड़ का तो रॉयल्टी का नुकसान है और लगभग 1 करोड़ के आसपास, 50 लाख से 1 करोड़ के आसपास ये अपना एमडी जो कटेगा उसका नुकसान है। इनके पास फेस ही नहीं था। जो बिना फेस रहे, बिना कोयला के निकासी बनाए व्यवस्था, ऑक्शन कर दी। धोखाधड़ी कह सकते हैं। ये तो डी होल्डर को परेशान किया जा रहा है, जबकि हमारे डीओ मालिक जो हैं, इन्होंने पैसा कोयला खरीदने के बाद, पैसा जमा करने के बाद भी अपने डीओ को बिलासपुर हेड ऑफिस में रोक रखा था। इसके पूर्व सवेरिया जो चौधरी साहब थे, उन्होंने जबरदस्ती को डीओ कटवा दिया कि हम कोयला देंगे, जबकि आज की स्थिति में आप अपने नजर से उठा के देख सकते हैं खदान में कोयला ही नहीं है। अब ये तो भाई प्रबंधक बताएं क्या व्यवस्था बना सकते हैं भी हमारा जो नुकसान न हो, जो लंबा नुकसान होना वो ना हो। ये लगभग 10-15 दिन शुरू से ही घूम रहे हैं। बीच में कभी कोयला देते हैं, थोड़ा बहुत ठीक आता है, फिर खराब आता है। अभी आप देख लीजिए कोयला जो भी इनके पास जो पड़ा हुआ है स्टॉक में, जो 2600 टन स्टॉक बता रहे हैं, पहली बात तो 26 टन है ही नहीं है। 500 टन कोयला होगा इनके पास, तो 500 टन में देख लीजिए कि मट्टी बालू मिक्स है। इसको क्या जी शिक्षा मिलेगी। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।